सभी को नमस्कार। मैं गंगाधर सोनी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजासर, फड़ौदी, जोधपुर। और मेरे साथ में है नमस्कार साथियों। पहले के चित परिचित अंदाज में आपका साथी सुनील सारण, व्याख्याता भोजासर। आज हम लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 का बायोलॉजी का पेपर और उसकी आंसर की लेके हाजिर हैं। कल हमने आपको बताया था कि आज हम 2 बजे हैं, 19 तारीख को 2 बजे आंसर की जारी करेंगे, तो उसी समय पर हम आंसर की जारी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम आज के इस पेपर की तरफ। तो पेपर इस प्रकार हैं। आपको पेपर है वो खुद को पास में रखना है, बाकी हम पेपर ये आपको दिखाएंगे नहीं। पेपर में क्वेश्चन आपको साथ में टैली करते हुए चलना है मित्रों। हम सीधे आंसर को टैली करवाएंगे। बिल्कुल, हम आंसर दिखाएंगे आपको है वो क्वेश्चन, हम आंसर दिखाएंगे, क्वेश्चन आपको अपने पेपर में टैली करना है। जी सर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आया था, एनिसेक बीजता को परिभाषित कीजिए। तो सर आप बताइए कि एनिसेक बीजता से हमें कैसे परिभाषित करना है। जी सोनी जी, एनिसेक बीजता ये वैसे बायोलॉजी में बॉटनी पोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें वह प्रक्रिया जिसमें बीज का निर्माण तो होता है, किंतु बीज में उपस्थित भ्रूण के निर्माण में युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मकों का संलयन नहीं होता। इसमें मुख्य बात यह है कि युग्मकों के बिना संलयन के ही, अर्थात बिना अर्धसूत्रण और युग्मक के संलयन के बिना बीज का जो निर्माण हो जाता है सीधा, वही अनिषेक बीजता है। और ये खास बात ये सर कि इसमें ये जो बीज होते हैं वो जननक्षम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जननक्षम होते हैं। आगे जो हम अगले जो क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन आया था वो है कि मृदा में किस तत्व की कमी के कारण नींबू सिट्रस में शीर्षारंभी रोग हो जाता है। जी सर, मृदा में इसका सीधा आंसर तो होगा कॉपर। तो कॉपर है ये सीधा इसका आंसर कॉपर ही होगा। आप किताब में भी देख सकते हैं। जी सर, नींबू में न्यूनता से उत्पन्न शीर्षारंभी जो रोग है, डाई ब्लैक डिजीज कहते हैं, वो कॉपर की कमी के कारण होता है। अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया है, ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया को है उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम वर्ग का नाम लिखिए। जी सर, एंजाइम वर्ग जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग एंजाइमों की कैटेगरी होती है, उसमें एक कैटेगरी है ऑक्सीडो रिडक्टेजेज। इसमें वे सभी एंजाइम शामिल होते हैं जो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इनके अगर आप चाहो तो उदाहरण ले सकते हो। बिल्कुल, आगे इसमें आप उदाहरण भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज, ये जो कुछ उसके उदाहरण है। आगे हम जो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आया है कि पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो आलू के कंदों को संग्रहित करने में प्रयोग लिया जाता है। जी सर, इसमें मुख्य रूप से होगा जो प्राकृतिक ऑक्सीन होता है, और प्राकृतिक ऑक्सीन का भी एक अलग जो भाग है NAA। ऑक्सीजन का एक भाग है NAA। ये जो NAA यानी कि नैप्थलीन एसिटिक अम्ल, और यही इसके छिड़काव करने से जो आलू के कंद है उनको लगभग 3 वर्ष तक हम संग्रहित करके रख सकते हैं। तो आपको यहाँ बिल्कुल यहाँ छोटा सा आंसर लिखना है, या तो NAA इसका सीधा आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर प्राकृतिक ऑक्सीजन लिखे तो भी चल सकता है। बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन आया है बिल्कुल इजी है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार ये पूछा गया है, और ये विभिन्न प्रयोगशालाओं में जो निष्कर्ष के तौर पर अपराधियों को पकड़ने वगैरह हर प्रकार से जब भी ऐसे मुद्दे सर न्यायालय वगैरह जाते हैं तो उनमें ये पूछा जाता है। उस तकनीक का नाम लिखिए जिसके द्वारा DNA की एक प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां अत्यंत सीमित समय में प्राप्त की जा सकती है। जी सर, और वो एक ही तकनीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि PCR। इसको शॉर्ट रूप में हम PCR लिख सकते हैं, PCR कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम चलते हैं कि बायोगैस किसको आप परिभाषित कीजिए। तो बायोगैस से आप क्या समझते हैं। वह गैसीय मिश्रण जो ऑक्सीजन अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का जो किण्वन करवाते हैं वही बायोगैस है, और इसे ही जैव गैस कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन अपना चल रहा है वो है 7वां क्वेश्चन क्या आ रहा है कि रुधिर में थक्का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाली रुधिर कणिकाएं कौन सी है। वैसे से रुधिर
के थक्का बनाने में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और कणिकाएं काम में ली जाती है, लेकिन जैसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार प्रारंभ करने वाली, तो सबसे पहले जैसे ही अपने किसी शरीर में चोट लगेगी, ऊतक की क्षति होगी, तो पट्टिकाणु जब टूटेंगे तो पट्टिकाणु के टूटते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन यही सबसे पहले सक्रिय होगा और आंसर थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। ठीक है सर, आगे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि दृष्टि पटल के उस बिंदु का नाम लिखिए जहां शंकु और शलाका दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं। और सीधा सा आंसर है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ यहाँ पर शंकु और शलाका दोनों ही अनुपस्थित है। दोनों अनुपस्थित। अगला जो बिंदु है कि वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। हजारों हजार बार पूछे जाने वाला और यूनिवर्सल क्वेश्चन, हमेशा की तरह सीधा आंसर एड्रीनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव को तैयार करता है। 10वां आ रहा है कि मानव में प्रथम गिरवा केशरुक क्या कहलाती हैं। मानव की जो कशेरुक दंड होता है उसमें सबसे ऊपरी जो प्रथम गिरवा कशेरुक है वो शीर्षधर, या फिर आप एटलस भी लिख सकते हैं। इसका सीधा आंसर एटलस। टोटल ये 5 होती है, 5 में से ये जो पहली है वो शीर्षधर, हाँ एटलस इसका पूछा गया था इसमें। अगला जो 11वां प्रश्न है कि रोपण को समझाइए कि रोपण क्या होता है। रोपण, ग्राफ्टिंग, ये एक कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि है। इसमें दो अलग अलग पौधों को भागों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर के एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकें, और उन्नत किस्म के पादप का भाग जिसका रोपण किया जाता है उसको हम कलम कहते हैं, और जो दूसरा निम्न गुणों वाला स्थानीय पादप होता है जिस पर रोपण किया जाता है इसे स्कंद कहते हैं। तो कुल मिलाकर स्कंद पर कलम को रोपण करके ग्राफ्टिंग की जाती है और यही रोपण है। तो आप सीधा सा आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इसमें दो अलग अलग पौधों के भागों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो संयुक्त होकर के नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकें। तो ये इतनी इसकी परिभाषा है। जी सर। आगे हम चलते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मापन क्या कहलाता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन हीमोग्लोबिनोमेट्री के द्वारा मापा जाता है। ये विधि है। हाँ। मीटर से हीमोग्लोबिनोमीटर से मापा जाता है और ये विधि है। और यहाँ मापन पूछा यानी विधि पूछी है। हाँ, तो हीमोग्लोबिन मेट्री हो जाएगा सर। हीमोग्लोबिनोमेट्री हो जाएगा। अगला यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में उत्तर गलत कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये तो मेट्री में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, तो हीमोग्लोबिन मेट्री बुक्स के हिसाब से लिखना चाहिए जैसा बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 13वां के MRI का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, दोनों किसी में भी लिखो, आपके पास में बिल्कुल चल सकता है दोनों में भी। आगे जो 14वां क्वेश्चन आ रहा है वो है कि विसरण दाब न्यूनता DPD, प्राशन दाब OP और स्फीति दाब में संबंध लिखिए। और साथ में इसका दूसरा भाग आया है कि एक सलत कोशिका में OP और DPD तुल्य होते हैं, कारण भी बताना है। तो इसमें जो DPD जो विसरण दाब न्यूनता है इसका सीधा सा सूत्र है DPD बराबर OP माइनस TP। OP मतलब ऑस्मोसिस प्रेशर और TP का मतलब होता है ट्रिगर प्रेशर। तो ये इनका संबंध हो गया, सीधा संबंध हो गया। अगला जो इसी में जो प्रश्न पूछा है वो है सलत कोशिका में OP और DPD दोनों बराबर तुल्य होते हैं। तो उसका कारण है कि ये जो सलत कोशिका है उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सलत कोशिका बिल्कुल सुकड़ी हुई है, इसलिए कोशिका भित्ति पर तो दबाव पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये इसमें स्फीति दाब शून्य हो जाएगा, TP 0 हो जाएगा, TP बराबर 0। और जब इस सूत्र में हम फॉर्मूले में TP 0 रख देंगे तो बाकी ये 0 हो जाएगा। हाँ, तो DPD बराबर OP हो जाएगा, DPD बराबर OP हो जाएगा। तो दोनों तुल्य हो गए, दोनों तुल्य हो जाएंगे। ये इसके जो अथवा में भी आया था वो भी इजी है, इसी पार्ट से आया था। वो है प्रासरण विभव, जल विभव, प्रासरण विभव और दाब विभव में संबंध लिखिए। ये भी सीधा फॉर्मूला है इसका, जल विभव बराबर प्रासरण विभव प्लस दाब विभव होते हैं। अगला इसी में ये प्रश्न पूछा है कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा विलयन जिसका प्रासरण विभव -35 बार है तथा दाब -5 बार है, तो इसके जल विभव की गणना करनी है। तो हमें इसका सीधा यहाँ जल विभव फॉर्मूले में दोनों मान रखने हैं, -35 प्लस -5, तो दोनों का आंसर हो गया -40 बार। ये न्यूमेरिकल के हिसाब से था, पर सीधा आप फॉर्मूले में मान रख के निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न आया है 15वां
कि वो आ रहा है कि मृदा में उपस्थित क्रांतिक तत्वों के नाम बताइए। तो क्रांतिक तत्व सीधे सी बात है N, P और K, ये तीनों तत्व होते हैं। बिल्कुल, ये NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। और इसके अलावा हम देखें इसमें दूसरा जो भाग आया हुआ है कि किन तत्वों की न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम अग्रस्त कलिकाओं में प्रकट होते हैं। तो अग्रस्त कलिकाओं में तो कैल्शियम और बोरॉन की न्यूनता से होते हैं। बिल्कुल, कैल्शियम और बोरॉन की न्यूनता से हैं, ये अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के लक्षण प्रकट होते हैं। आगे हम चलते हैं, अगला जो 16वां जो क्वेश्चन है वो आ रहा है कि लैम्डा जीवाणु भोजी का महत्व वाहक के रूप में M13 से ज़्यादा होता है। 2 कारण बताने और ये अपने कथन की पुष्टि करनी है। तो 2 कारण में सबसे पहला कारण तो यही है कि ई कोलाई खुद एक जीवाणु भोजी है, और दूसरा इसका जो DNA होता है वो रेखीय और द्विकुंडलित होता है। सामान्यतः द्विकुंडलित के साथ रेखीय विरला ही मिलता है सर, लेकिन द्विकुंडलित के साथ रेखीय और ई कोलाई का होता है। बिल्कुल, 2 कारण ये लिखने थे। तो 2 है, 3 किताब में दे रखे हैं, 2 अपने को चूज करने थे। हाँ बिल्कुल, सिंपल वाले 2 आप लिख सकते हैं। अगला जो 17वां जो क्वेश्चन आ रहा है वो है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण को समझाइए। अब जो एग्रोबैक्टीरियम है ये वाहक निर्देशित करने की एक अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधि है, और इसमें DNA का स्थानांतरण किसी वाहक के द्वारा करते हैं। तो इसमें जो पूछा है क्वेश्चन में कि एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, इस प्रकार का जीन स्थानांतरण ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड पर आधारित होता है, जो TI प्लाज्मिड मृदा में पाए जाने वाले तथा द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करने वाले जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेंसियंस में उपस्थित होता है, और इसमें डाल करके उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है। आप चाहो तो इसका आगे भी ऐसे भी है, थोड़ा और आंसर बढ़ा के लिख सकते हो, पर मुख्य वही है सर। मुख्य वही है। आगे जो 18वां जो क्वेश्चन आया है वो सुमेलित करना है। ये तो सर एक हम मानना जाए कि बोर्ड के द्वारा अच्छी पहल है कि सुमेलित करने वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो आगामी कंपटीशन में भी लड़कों के लिए काम की चीज़ है। एक तरफ इसमें पादप का नाम है और दूसरा उपयोगी पादप का भाग है। तो यहाँ जो मूंगफली है वो मूंगफली का तो बीज हो जाएगा, मूंगफली बीज होता है। नारियल का भ्रूण पोष हो जाएगा, लौंग ये शुष्क पुष्पकलिका, ये छोटे जो फूल सूखे हुए फूल होते हैं, और हल्दी का सुखाए गए प्रकंद है। तो ये इस प्रकार सुमेलित करना हो गया। आगे हम चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। 19वां प्रश्न है कि नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, समझाना आप। जी, जैव उर्वरक के रूप में है। तो ये जो नील हरित शैवालों में विशिष्ट कोशिका हेटेरोसिस्ट होती है, इसमें ये शब्द लिखना बहुत जरूरी था, हेटेरोसिस्ट। ये कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और इन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम तत्व भी आवश्यक होता है, और इसके उदाहरण एनाबिना, नॉस्टॉक वगैरह ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला जो हम क्वेश्चन देखें 20वां कि श्वसन संबंधी 2 रोगों को समझाना है। विभिन्न प्रकार के रोग दिए गए हैं, तो आप सिर्फ 2 रोग लिख सकते हैं। तो पहला आप ले लो श्वास या दमा रोग ले लो, अस्थमा ले लो। बिल्कुल, श्वास दमा की हम इसके बारे में आप बता सकते हैं। ये एक फुफ्फुसी अवरोधों के कारण होता है, और इस रोग में श्वास जो ब्रोंकियल्स होता है उसके संकुचन के कारण उत्पन्न होता है ये, और इसमें श्वास लेने में रोगी को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। पहला रोग तो ये हो जाएगा। लगभग 30 वर्ष से कम आयु के लोगों के भी हो सकती है, ज़्यादा बड़ों के भी हो सकता है। ये ज़्यादातर धूम्रपान से भी होता है। तो ये इसमें जो कुछ कारण है कि वायु में एलर्जी, धूल, नॉन एलर्जी, धूल, धुआं, कण वगैरह, इनके कारण होता है। कुछ लक्षण भी आप इसमें आप लिख सकते हैं, और दूसरा रोग है बचाव के उपाय भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जो रोग है उसमें आप काली खांसी ले लो, खूब सारे, पर काली खांसी और लिख दो, सीधा बुक में था। एक खांसी यानी सांस से संबंधित है, तो आप उससे संबंधित। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है जो बार्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा होता है। ये आप अगर साथ में लिखे तो आराम से नंबर मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा सर। आगे अगला जो क्वेश्चन हमारा 21वां कि हार्मोन का नाम लिखिए जो कॉर्पस लूटियम के परिवर्धन को प्रेरित करता है। कोर्टस लूटियम के क्षतिग्रस्त होने पर उत्पन्न प्रभाव को समझाइए। मुख्य रूप से तो इसमें जो हार्मोन पूछा है तो कार्पस ल्यूटियम ये फीमेल के अंदर इस तरह होने वाला हार्मोन है, और जो कार्पस ल्यूटियम को परिवर्तित करने या इसको विकसित करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, LH कहते हैं इसको। तो LH के द्वारा होता है, और इसका इसने सेकंड पार्ट पूछा है कि अगर कार्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त हो जाए तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षतिग्रस्त होता है तो इसका जो हमें पहले कार्य देखना पड़ेगा, किताब में डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो पहले हम इसका ये कार्य देखेंगे कि कार्पस ल्यूटियम
ये अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। और इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो गर्भाशय और स्तन की ग्रंथियों को क्रियाशील बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन होगा उनका स्तर लेवल गड़बड़ा जाएगा, जिससे उसका मासिक चक्र पर भी प्रभाव पड़ेगा और गर्भाशय और स्तनों की ग्रंथियों को भी ये जो सामान्यतः क्रियाशील बनाते हैं, तो अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो इसमें प्रेगनेंसी और उसके बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगला जो 22वां जो क्वेश्चन आया है वो आया मानव शुक्राणु की है जो संरचना का वर्णन करना है। तो मानव शुक्राणु का ये आप चित्र देख सकते हैं। जी सर, ये शुक्राणु है। शुक्राणु में मुख्य रूप से इसमें 3 भाग होते हैं। पहला जो खंड है वो तो है आपकी सिर, हेड। बिल्कुल, सिर आप हेड लिखो। और इसके बाद जो मध्य भाग होता है, अब वैसे आपको बता दिया जाए कि इसके अंदर जो सिर है, सिर में ये सबसे ऊपर जो एक्रोसोम के द्वारा ये इसका निर्माण होता है हेड के ऊपर, और इसके बाद इसमें ये जो बीच का मध्य खंड हो जाएगा, इसमें ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं। और तीसरा जो खंड होगा वो पूंछ होता है। तो दूसरा मध्य खंड हो जाएगा, दूसरा मध्य खंड, और फिर तीसरा आपके हो जाएगा पूंछ या टेल। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके कौन सा क्वेश्चन? 22वां क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो है 23वां क्वेश्चन कि निम्न में से प्रत्येक में जीन उत्परिवर्तन के प्रकार को समझाना है। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है पर इसने हुब टू हु दिया है। अब जीन जो उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन जो अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं, इसमें पहला प्रकार है जीन उत्परिवर्तन। और जीन उत्परिवर्तन में भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें भी पहला है संक्रमण। तो इसमें जो उदाहरण दिया गया है सर, इसमें ये जो थाइमिन है, आगे थाइमिन है जो साइटोसिन में बदला है, यानी कि ये एक इस प्रकार का जीन परिवर्तन है जिसमें प्यूरिन से प्यूरिन सारक, या फिर ऐसे माने कि पिरिमिडिन से पिरिमिडिन सारक चेंज होता है या प्रतिस्थापित होता है, तो वो कैसा कहलाएगा? संक्रमण जीन उत्परिवर्तन। और दूसरा जो उदाहरण दिया गया है इसमें, दूसरे उदाहरण में सी की जगह, साइटोसिन की जगह एडिनिन आया है, यानी कि प्यूरिन का पिरिमिडिन के द्वारा, या फिर ऐसा कोई उदाहरण आ जाए कि पिरिमिडिन प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो। बिल्कुल, इसमें वाइस वर्सा हुआ है, वाइस वर्सा हो जाता है। तो ये एक प्रकार का होता है अनुपथन जीनी उत्परिवर्तन। तो सीधे आंसर थे, पहले का तो लिखना था संक्रमण और दूसरे का अनुपथन। पहला संक्रमण और दूसरा अनुपथन हो जाएगा इसका सीधे सीधे आंसर। अगला क्वेश्चन वो आ रहा है कि 24वां क्वेश्चन है अमीबी पेचिस रोग के रोग कारक का हमें नाम लिखना है और इसके 2 लक्षण और 2 उपाय लिखने हैं बचाव के। हाँ, तो इसका रोग कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिका। और लक्षण की अगर बात करें हम लोग तो लक्षण भी हम 2 लक्षण बता सकते हैं आराम से। लक्षण में मुख्य रूप से इसमें जो यहाँ से आंतर फट करके जो श्लेष्मा स्त्राव करता है वो मल के साथ बाहर आता है। और दूसरा, रोगी को बुखार तो नहीं आता लेकिन उसके दिन भर पेट में मरोड़े होकर दस्त लगते हैं। तो दस्त लगती है और में रक्त भी निकलता है साथ और रक्त भी साथ में निकलता है दस्त में। अब तो सिंपल है, यूनिवर्सल है कि रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। बिल्कुल सर, अगर पॉइंट नहीं लिख सकते भाई, सीधा याद नहीं आ रहा तो रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। कोई भी रोग होगा ही कमजोर। फिर इसमें बचाव के 2 उपाय पूछे हैं। तो ये है कि पहला तो संक्रामक रोग है, हाँ, तो पानी उबाल कर पीना चाहिए, पहली बात तो उबाल कर पीना चाहिए। और दूसरा, कुछ औषधियाँ, खुला जो भोजन है वो ग्रहण नहीं करें। हाँ, जो मार्केट वगैरह खुला मिलता है वो मत खाइए। और औषधियाँ भी लिख सकते हैं। औषधियाँ हैं या केवल बचाव के उपाय पूछे हैं। हाँ, तो बचाव के उपाय यही है कि पानी उबाल कर पियो और खाना खुला मत खाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो हो गए। अगला जो क्वेश्चन है, प्रति बीजांड की जो संरचना है उसका सचित्र वर्णन करना है। हाँ, एंटोट्रोपस ओवल के बारे में लिखना है। तो ये घुमा हुआ बीजांड होगा। इसमें मुख्य रूप से जो इसका बीजांड का मुख या बीजांड द्वार है वो सीधा नीचे रहेगा। ये बीजांड द्वार है, बिल्कुल सबसे नीचे रहेगा ये। और बाकी सहायक कोशिका और प्रतिध्रुवी कोशिकाएं ये ऊपर की तरफ रहेगी। इसका द्वितीय केंद्रक यहाँ रहेगा और ये सहायक कोशिकाएं यहाँ रहेगी, अंड कोशिका यहाँ रहेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रति बीजांड है वो बिल्कुल नीचे की ओर घुमा हुआ होता है। और इसमें थोड़ा वर्णन भी आप कर सकते हैं। अब इसमें वर्णन की बात आए तो ये इसमें लिख सकते हो कि एक प्रारूपिक परिपक्व बीजांड होता है, वो लगभग गोलाकार और दीर्घवर्तीय संरचना का होता है, जिसका मर्दुतिकीय भाग कोशिकाओं से निर्मित होगा, जो बीजांड का या न्यूसिलस कहते हैं। यह प्राय
एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है, जिन्हें हम अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। बाह्य आवरण आउटर इंटेग्यूमेंट होता है और भीतरी आवरण को अंत्य आवरण कहते हैं। इसके बाद अगर कुछ और लिखना चाहो तो अध्यावरण के आधार पर बीजांड में एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी अथवा अध्यावरणी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से चित्र बना के बाह्य आवरण आंतरिक आवरण के बारे में आप लिख करके पूरा कर सकते हैं। अगले हम जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो है मेंडल का 26वां क्वेश्चन। द्विसंकर संकरण को परिभाषित करना है और साथ में लिखा है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड के द्वारा समझाना है। जी हाँ, मेंडल के प्रयोगों की अगर हम बात करें तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो एक संकर संकरण होता है तो उसमें एक जोड़ी कारक ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक जोड़ी लंबाई वाला जी। और लेकिन अब ये द्विसंकर संकरण की बात चली है, क्वेश्चन आया है, तो इसमें दो जोड़ी कारकों अर्थात युग्म विकल्पियों के मध्य क्रॉस करवाएंगे, इसे ही द्विसंकर संकरण कहेंगे। ये परिभाषा होगी इसकी। जी। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लेंगे, जैसे एक तो पीले और गोल संयुग्मी बीज ले लें वाला हो गया, और दूसरे इन पौधों के जो हरे और झुरीदार संयुग्मी पौध मटर के पौधे ले लें। इनका जब ये मटर के दो तरह के लक्षण हो गए, दो विपर्यासी लक्षण हो गए, फिर इनका आपस में क्रॉस करवा के और जब आरेख बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे, तो द्विसंकर संकरण है तो इसमें जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप अलग अलग आते हैं। तो लक्षण प्ररूप की अगर हम बात करें तो ये ऐसा चेकर बोर्ड आप सीधा बना सकते हो। लक्षण प्ररूप आएगा 9:3:3:1 और जबकि जो अपने जीन प्ररूप आएगा वो आ जाएगा 12:24:12:1। आप इनके बीच में अनुपात के रूप में लगा सकते हैं, ये 16 पौधे होंगे। तो इस प्रकार आप इसका चेकर बोर्ड बना के लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एंजाइम क्रिया को संकीर्ण ऊर्जा में कमी के आधार पर समझाना है और संकीर्ण ऊर्जा को दर्शाने वाला नामांकित चित्र भी बनाना है। जी। तो सबसे पहले आप ये चित्र बना सकते हैं। इसमें ये एक तरफ क्रियाधार की दर ले सकते हैं और दूसरी तरफ ये विभव ऊर्जा ले सकते हैं। अब इसमें ये संकीर्ण ऊर्जा का ये लेवल है और पहले ये संक्रमण की अवस्था इतनी ऊपर से होते हुए थी, लेकिन जब ये जो ऊर्जा में कमी एंजाइम क्रिया के द्वारा संकीर्ण ऊर्जा की कमी होगी तो ये एंजाइम इस स्तर पर इसको एक्टिव कर देगा। और इसमें रही बात वर्णन की, तो वर्णन में आप लिख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन अभिक्रियाओं को आरंभ करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभिक्रिया आरंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही क्या कहलाती है? संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है कि पादपों में जल मार्ग के एपोप्लास्ट पद को समझाना है। जी। और इसके साथ में ये जल संचरण के प्रमुख मार्गों का चित्र भी बनाना है। अच्छा, तो इसमें देखिए एपोप्लास्ट पादपों में जल प्रवाह का निर्जीव कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है, इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। सजीव और निर्जीव अलग अलग प्रकार से जल का प्रवाह होता है, तो इसमें मुख्य जोर निर्जीव कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य जो होगा वही क्या कहलाएगा? एपोप्लास्ट पद कहलाएगा। ये लिख सकते हैं। और इसमें ये लाइन जोड़नी भी जरूरी है, यह जो प्रवाह होता है वो अनियंत्रित होता है और अपनी विसरण के द्वारा जो डेफिनेटली प्रक्रिया चलती रहती है उसके द्वारा होता है। फिर इसके चित्र की बात आती है, तो ये चित्र में तो तीनों पूछे ना सर? पूछा है प्रमुख मार्ग में, पूछा तो प्रमुख मार्ग तीनों है। बिल्कुल सर, प्रमुख मार्ग होते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट और रिक्तिकीय परिपथ। तो इसमें आप ये देख सकते हो तीनों, ये रिक्तिका वाला सीधा हो जाएगा, रिक्तिका से होते हुए रिक्तिका से सीधा सीधा आगे चलेगा, कोशिका भित्ति से आगे, और ये टोनोप्लास्ट वाला ये यहाँ से होते हुए चलेगा। तो कुल मिला के ये प्रमुख मार्गों का संचलन में तीनों का चित्र एक साथ बनेगा। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो है 28वां प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं। इसके साथ इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं, दूसरा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया को समझाना है, और तीसरा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया को दर्शाने वाला आरेख बताना है। हाँ, ये खंड 10 शुरू हो गया है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन इनको खंडों में बांट रखा है। पहला 1 नंबर का है प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा कि हरित लवक में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करके एडीपी से एटीपी का जो संश्लेषण प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। पहला खंड तो ये पूरा हो गया। बिल्कुल। दूसरा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया को समझाइए, तो ये चक्रीय फास्फोरिलीकरण की ये अभिक्रिया की ये जो आरेख है ये हो जाएगा। इसमें ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, ये इधर प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, और ये यहाँ से
अभिक्रिया का केंद्र है। फिर ये FeS ए के पास से होता हुआ फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के FD के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, फिर साइटोक्रोम F, और यहाँ से होता हुआ वापस प्रकाश तंत्र फर्श तक आएगा। और इसमें एक ये खंड है कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो इसमें इस अभिक्रिया में केवल PS फर्स्ट ही भाग लेता है। सबसे बड़ी बात तो PS फर्स्ट भाग लेगा। और प्रकाश तंत्र फर्स्ट प्रकाश ऊर्जा फोटोन 700 द्वारा उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं APS FD, यहाँ से फिर साइटोक्रोम B6 के पास और साइटोक्रोम F के पास, यहाँ से प्लास्टोसाइनिन से होते हुए वापस P700 पर लौट आता है। क्योंकि ये चक्रिक नाम है इसीलिए PS फर्स्ट से शुरू होकर के वापस सर कहाँ पहुँचेगा, PS फर्स्ट के पास ही वापस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का तो हमें आया था कि सजीव में ग्लाइकोसिस का क्रियास्थल लिखिए। तो ग्लाइकोसिस का क्रियास्थल है कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोसिस प्रक्रिया होती है। फिर उसमें दूसरा जो पूछा है कि ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण के विभिन्न पदों को समझाना है। जी, तो विभिन्न पदों को समझाना, ये इसका पूरा आरेख आएगा। ये आरेख तीसरे में पूछा है। हाँ, आरेख ये फास्फोरिलीकरण के विभिन्न पदों के द्वारा आरेख आएगा। तो इसमें सबसे पहले ये रहा फास्फोरिलीकरण। तो ग्लाइकोसिस के प्रथम चरण में ग्लूकोज का एक अणु ATP का अणु का उपयोग करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करेगा। और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में समावयवीकरण की क्रिया होगी, उसके द्वारा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण करेगा। और फिर ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पुनः एक ATP अणु का उपयोग करेगा साथ में, और फिर फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार एक ग्लूकोज अणु का फास्फोरिलीकरण होके और निम्न अभिक्रिया नीचे होगी जो हम आरेख के रूप में बता रहे हैं। अब इसमें है जो ये ग्लाइकोलाइसिस का रासायनिक अभिक्रियाओं का आरेख है। आरेख चित्र है। तो सबसे पहले ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में फिर ये बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, और फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के द्वारा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से आगे ये बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। इसके बाद एल्डोलेज की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनेगा। और फिर आइसोमेरेज की उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। फिर डाइफास्फोग्लिसरोकाइनेज के उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। फिर फास्फोग्लिसरोम्यूटेज की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। फिर इनोलेज की उपस्थिति में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल बनेगा। और इसके बाद लास्ट में पायरुविक काइनेज के द्वारा 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनेंगे। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन था 29वां, उसमें पूछा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और फिर उसी में दूसरे सेकंड पार्ट में आमाशय के पाचन की क्रियाविधि भी समझानी है। तो 2 क्वेश्चन दिए इसमें। एक तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आया 1 नंबर का, तो ये आप पाचन का नामांकित चित्र बना सकते हैं आरनाड़ का पूरा। इसमें सबसे पहले ये यहाँ से मुख से गिरवा से ग्रसनी से ग्रसिका से होते हुए यहाँ फिर आमाशय ये इधर यकृत। इसके बाद वर्धांत्र का अनुप्रस्थ भाग आ जाएगा, फिर ये आरोही भाग आ जाएगा, अग्रशुद्रांत्र, फिर वर्धांत्र अंधनाल से होते हुए फिर सीधा ये परिशिष्टिका जो परिशिष्ट बस्ती है, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र से होते हुए सीधा मलाशय और मलाशय से गुदा। ये सीधा चित्र बनाना है जो 1 नंबर का है। इसके बाद इसमें जो प्रक्रिया लिखनी है वो पूछा गया है कि आमाशय में पाचन की क्रिया, आमाशय में पाचन की क्रियाविधि है। तो आमाशय में पाचन में
ये जो इसमें आमाशय के पहली बात तो 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला जठरागम कार्डियक कहलाता है, दूसरा फंडस पार्ट कहलाता है और तीसरा जठर निर्गमी भाग कहलाता है। तो सबसे पहले जठरागम, यह है ग्रासनाल से जुड़ा छोटा भाग है और ग्रासनाल और कार्डियक भाग के मध्य पाए जाने वाले मार्ग को ही कार्डिया कहते हैं। यह भाग जिस स्थान पर ग्रासनाल से जुड़ता है वहाँ पर एक तरफ कार्डियक संकोचन पाया जाता है जो भोजन को आमाशय में ग्रासनाल से जाने से रोकता है। इसे ही कार्डियक कपाट या जठरागम अवरोधनी कहते हैं। वापस नहीं जा पाता सर? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो अगला भाग है वो फंडस भाग है दूसरा नंबर का। ये आमाशय का अधिकांश 80% भाग बनाता है। आमाशय का अधिकांश 80% अधिकांश भाग फंडस ही होता है। एक जठरा आगमन और दूसरा जठरा निगम, बाकी बीच का पूरा भाग फंडस। पाचक रसों का स्राव यही होता है। हाँ, पाचक सारे रसों का यही स्राव होता है और आमाशय के मध्य भाग का भी ये निर्माण करता है। तीसरी जो खंड है वो है जठरा निर्गमी, पायरोलिक पार्ट कहते हैं। ये अंतिम भाग होता है जो ग्रहणी से जुड़ा होता है और ये पायरोलिक भाग और ग्रहणी के बीच छिद्र पाइलोरस कहलाता है। यह जिस स्थान पर ग्रहणी से जुड़ता है वहाँ पर जठर निर्गमी अवरोधनी पाई जाती है, ये ध्यान रखना भाई। और यह जो भोजन के विपरीत दिशा में जाने से रोकता है इसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं। फिर आमाशय की भित्ति का निर्माण सामान्यतः 4 स्तरों से, ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीधा सा अपने को पाचन प्रक्रिया लिखने को कहा है इन्होंने, तो हम बता सकते हैं कि जठरीय ग्रंथियां अम्लीय जठर रस और जठर निर्गम ग्रंथियां मुख्यतः श्लेष्मा स्रावित करती है, जठर रस और श्लेष्मा। इन ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है, ये जरूर लिखना है। और अम्लजन कोशिकाएं हाइड्रोलिक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित करती है। और ये ग्रंथियां फंडस और मध्य काय भाग में पाई जाती है जो आमाशय का लगभग 80% बनाती है। तो इसमें पेप्सिनोजन का सर और HCl इन दोनों का वर्णन करना है। दोनों आमाशय रस हैं। आमाशय रस है और ये आमाशय में पाचन की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके जो अथवा में आया था वो है कि मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाना, और उसमें दूसरा जो पार्ट है वो है कि मूत्र निर्माण की परानिस्यंदन क्रिया को समझाना है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जी, तो पहला है उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये उत्सर्जन का जो नामांकित चित्र है, तो सबसे पहला तो ये चित्र है। इसमें ये वृक्क हो जाएंगे और ये धमनी, महाधमनी, महाशिरा, ये मूत्रवाहिनियाँ होते हुए सीधा ये मूत्राशय। ये आप सीधा सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको समय हो तो यहाँ से निकाल करके आप ये वृक्क यानी कि किडनी है इसका भी डायग्राम साथ में बना सकते हैं। और इस किडनी में मुख्य रूप से ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का काम करते हैं। आगे जो परानिस्यंदन जो क्रिया है मूत्र निर्माण की, हाँ, इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन एक ही पूछा है तो आप सिर्फ एक के बारे में लिखें, पूरा नहीं लिखना। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो ये बोमन संपुट होता है इनले के लूप में सबसे ऊपर, ये वृक्क नलिका में एक सूक्ष्म छलनी की भांति काम करता है छानने का। और इसमें अभिवाही धमनी का यूरिया युक्त रुधिर लाएगी और अपवाही धमनी का इसे रुधिर बाहर ले जाती है। तो कोशिका गुच्छ की कोशिका भित्ति में तो लगभग 0.1 माइक्रोन व्यास के असंख्य छिद्र होते हैं, जिससे छिद्रित झिल्ली की पारगम्यता सामान्यतः रुधिर कोशिकाओं की तुलना में 100 से 1000 गुना ज़्यादा अधिक होती है। इससे फिर प्लाज्मा से घुले हुए पदार्थ इन छिद्रों से छनकर निकल जाते हैं क्योंकि दबाव ज़्यादा रहता है अभिवाही की तुलना में अपवाही में। तो कोशिका गुच्छ जो ग्लोमेरुलस है उसमें आने वाली अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका की तुलना में अधिक व्यास की होती है, इसीलिए इसमें रुधिर तेज गति से आता है लेकिन बाहर जाते समय उतनी तेजी से नहीं जा पाता है और इसी वजह से ये छन जाता है। स्वस्थ मनुष्य की कोशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर का जो दाब होता है वो अधिक होता है और कोशिका गुच्छ में रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन और रुधिर घुलित कोलाइडी सभी नहीं छन पाते हैं। फिर क्या हुआ, ये कोशिका गुच्छ से छना हुआ जो प्लाज्मा है ये ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है और यह तरल बोमन संपुट की गुहाओं में आ जाएगा, बोमन संपुट के नीचे। और कोशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं से उत्सर्जित तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को छनकर बोमन संपुट में जो गुहा में चले जाते हैं, यही क्रिया परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। ये इतना लिखना था इसमें। अगला जो 30वां क्वेश्चन चल रहा है लास्ट वाला, वो है कि मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना था। जी, मानव का नामांकित चित्र बनाना है मस्तिष्क का। बिल्कुल जी, तो इसमें ये मानव का नामांकित आप चित्र बना सकते हैं और इसमें ये ध्यान रखना है कि इधर ये अनुमस्तिष्क ये यहाँ पर है और पश्च मस्तिष्क का ये जो पीछे वाला भाग है इसमें ये मध्य मस्तिष्क का थोड़ा पार्ट आएगा,
ये पॉन्स आएगा और ये सबसे पीछे मेडुला ऑब्लांगेटा आएगा। ये जो थैलेमस का भाग है, और ये ध्यान रखना इधर वाला जो आगे वाला ये प्रमस्तिष्क है। ये चित्र बना सकते हैं आप। इसमें प्रमस्तिष्क का वर्णन भी करना था और साथ में प्रमस्तिष्क के 2 कार्य भी लिखने थे। जी, तो हम प्रमस्तिष्क का वर्णन और कार्य बता सकते हैं कि यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च के भागों को ढके रखता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क की लगभग 2/3 हिस्सा होता है। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बंटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से बना कार्पस कैलोसम नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं रहती है, जिन्हें हम गायरस कहते हैं, और 2 गायरसों के बीच में अवनमन वाले स्थान को सल्कस भी कहते हैं। इसके कारण प्रमस्तिष्क वल्कुट का बाहरी क्षेत्र होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर कॉर्टेक्स सेरिब्रम का जो बाहरी मोटा भाग धूसर आवरण होता है, जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र स्थित होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। अब रही बात कार्य की। अब 2 कार्य पूछे हैं, तो यहाँ बहुत सारे कार्य लिखे हैं, तो इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं मित्रों। ये बुद्धि और चतुराई का कार्य करने का केंद्र है। मानव के किसी भी बात को सोचने और समझने की शक्ति यही बढ़ाता है। स्मरण, याद रखने की शक्ति का भी यही कार्य करता है। घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, कोई भी आप 2 कार्य यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अथवा में सर कौन सा क्वेश्चन है? इसके अथवा में आया था नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। जी, तो आप ये इस प्रकार ये नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। इसमें वर्षण, सेशन और एपिडाइडिमिस वगैरह सभी को मेंशन करते हुए चित्र बनाना है। दूसरा वर्षण का या संरचना पूछी है। इसने वर्षण की अलग से संरचना पूछी है, तो ये आप संरचना बना सकते हैं। वर्षण में ये इधर से वर्षण बनाना है पूरा। ये वर्षण के अंदर की ट्यूनिका एल्बोजिनियम है, और इनके साथ ये जुड़ा होता है एपिडिडाइमिस, जो वर्षण के साथ ही जुड़ा होता है। और इस एपिडिडाइमिस के में से ये डकल्ट डेफरेंस होती है, वो निकल करके सीधी आके, और जो इसको यूं कहें हम, जो शुक्र वाहिकाएं होती है, इनके द्वारा ये शुक्राणुओं का गमन होकर वहाँ शुक्राशय तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये आपको वर्षण का चित्र बनाना है। इसमें आगे जो पूछा था वो है सर्टोली कोशिका के 2 कार्य। इसमें सर्टोली कोशिका के 2 कार्य पूछे हैं। तो सर्टोली कोशिका के पहला काम तो आप लिख सकते हैं कि जो परिवर्धित हो रहे हैं शुक्राणु, उनको पोषण करना, सुरक्षा प्रदान करना और आलंबन करने का काम सर्टोली कोशिका प्रदान करती है। और दूसरा, एक इन्हिबिन नामक एंटी FSH प्रोटीन होता है, उसका उत्पादन भी सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये पर्सन पेपर कंप्लीट हुआ। तो सर इसका क्या अनुमान है, पेपर कितना इजी या डिफिकल्ट था? पेपर बायोलॉजी के हिसाब से मीडियम दर्जे का कहा जा सकता है सर, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़े ढंग के पूछे हैं, बाकी लगभग बुक्स से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और खंड के हिसाब से भी बराबर जैसे पूछना था वैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक एवरेज पेपर माना जाएगा सर। बिल्कुल सर। तो मित्रों, ये थी बायोलॉजी की आंसर की। आप लोगों को कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित 11th और 12th का मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करें और आनंद जरूर उठाएं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।